भारत की नदियां आखिर वो जिस रास्ते पर बहती हैं उसी पर क्यों बहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब वो हमें करोड़ों साल पीछे भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में ले जाता है। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। पानी की एक बूंद पहाड़ पर गिरती है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये तय करती है कि उस बूंद का सफर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक होगा या पश्चिम में अरब सागर तक? तो आइए भारत की नदियों की इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हम समझेंगे कि नदियों की अपनी एक भाषा होती है, वो कुछ खास पैटर्न बनाती हैं और कैसे एक विशाल जल विभाजक पूरे देश के पानी की दिशा तय कर देता है। इस बड़ी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले नदियों की भाषा सीखनी होगी, मतलब वो शब्द जिनका इस्तेमाल जियोग्राफर्स पानी के इस बहाव को समझने समझाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी शब्द है अपवाह। इसका मतलब बहुत सीधा है, पानी का एक तय रास्ते या चैनल से बहना। सोचिए, अगर ये तय रास्ते ना हों तो बारिश का सारा पानी तो इधर-उधर फैलकर बाढ़ ही ले आएगा। अब इसी से जुड़ा है अगला कॉन्सेप्ट, अपवाह द्रोणी। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई एक बहुत बड़ा इलाका एक कीप यानी फनल की तरह काम कर रहा हो। वो बारिश का सारा पानी इकट्ठा करता है और उसे एक ही मुख्य नदी में भेज देता है। बस वही पूरा इलाका उस नदी की अपवाह द्रोणी कहलाता है। और जल संभर वो ऊंची जमीन की एक अदृश्य लाइन है जो दो अलग अलग नदी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। यही वो लाइन है जो ये फैसला करती है कि पानी की कोई बूंद किस नदी के सिस्टम का हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो अब हम बेसिक बातें जान गए हैं। तो चलिए अब जमीन पर प्रकृति के बनाए कुछ बहुत ही मजेदार पैटर्न्स देखते हैं जो ये नदियां और नाले मिलकर बनाते हैं। सबसे आम पैटर्न जो हमें दिखता है वो है वृक्षाकार। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें छोटी छोटी सहायक नदियां एक मुख्य नदी से ठीक वैसे ही जुड़ती हैं जैसे एक पेड़ की टहनियां उसकी बड़ी शाखा से। ये पैटर्न आपको भारत की उत्तरी मैदानों में बहुत आराम से दिख जाएगा। दूसरा पैटर्न है अरिया। इसमें नदियां एक ऊंचे पहाड़ से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं, बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। अमरकंटक रेंज इसका एक शानदार उदाहरण है। फिर आता है जाली नुमा पैटर्न। ये देखने में किसी बगीचे में लगी जाली जैसा लगता है। इसमें मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और छोटी नदियां उनसे आकर 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब समकोण पर मिलती हैं। और आखिर में है अभिकेंद्री पैटर्न। ये अरिये पैटर्न का आप कह सकते हैं एकदम उल्टा है। इसमें नदियां चारों तरफ से बहकर आती हैं और अपना पानी बीच में मौजूद किसी झील या गड्ढे में जमा करती हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े भूवैज्ञानिक रहस्य की। एक ऐसी विशाल अदृश्य रेखा जो उत्तर से दक्षिण तक जाती है और हमारे पूरे देश के पानी के बहाव को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देती है। ये नक्शा उसी महान भारतीय जल विभाजक को दिखा रहा है। ये कोई दीवार नहीं है, बल्कि दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री जैसी पहाड़ियों की एक लंबी चेन है जो एक बॉर्डर की तरह काम करती है और भारत के पानी को दो अलग अलग समंदरों की तरफ भेजती है। और इस बंटवारे का नतीजा वो तो वाकई में हैरान करने वाला है। हमारे देश की नदियों का करीब 77% पानी, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां शामिल हैं, वो सब पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलता है। भारत की नदियों को अगर उनके जन्म की जगह के हिसाब से बांटा जाए तो दो बड़े ग्रुप्स बनते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। और मजे की बात यह है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, एक तरफ हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां जो बिल्कुल युवा हैं, ऊर्जा से भरी हुई। ग्लेशियर्स से निकलने की वजह से इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो काफी पुरानी और शांत हैं और उनका पानी ज्यादातर मानसून की बारिश पर ही निर्भर करता है। हिमालय नदियों की इस युवा ताकत का एक जीता जागता और कभी-कभी काफी विनाशकारी उदाहरण है कोसी नदी। ये नदी अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद बहा कर लाती है कि उसका रास्ता फिक्स ही नहीं रह पाता और वो लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे बिहार में अक्सर भयानक बाढ़ आती है। और अब चलिए समय में लाखों साल पीछे चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसी महानदी की जो आज तो नहीं है, पर उसी ने आज की हमारी सबसे बड़ी नदियों को जन्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि कभी एक ही विशाल नदी हुआ करती थी जिसे इंडो ब्रह्म कहते थे, लेकिन फिर
दो बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाओं ने इस एक नदी के टुकड़े कर दिए। पहले दिल्ली के पास जमीन ऊपर उठी, जिससे ये सिंधु और गंगा में बट गई, और फिर बंगाल के पास जमीन नीचे धंस गई, जिससे गंगा ब्रह्मपुत्र का रास्ता बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ गया। तो संक्षेप में आज हमने नदियों की भाषा सीखी, उनके बनाए पैटर्न्स देखे और ये जाना कि भारत का 77% पानी बंगाल की खाड़ी में क्यों जाता है। हमने हिमालय और प्रायद्वीप की नदियों का फर्क समझा और ये भी जाना कि हमारी आज की नदियां एक प्राचीन महान नदी की ही देन है। और अब अंत में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर अतीत में धरती की मामूली हरकतों ने एक नदी को तोड़कर 3 बना दिया, तो भविष्य में क्लाइमेट चेंज और भूवैज्ञानिक बदलाव हमारी इन जीवन देने वाली नदियों का नक्शा फिर से कैसे बदल सकते हैं।